गुड मॉर्निंग इंडिया। हाउ आर यू? राजपूत काल समझ में आ रहा है? देखो, अगर नहीं भी आ रहा है तो फैक्ट रटने पड़ेंगे। इतिहास के कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहां पर आपको फैक्ट रटना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियोस जब भी देखिए ऑनलाइन देखिए, रिक्वेस्ट मानिए। उसमें ऐड अगर आए तो प्लीज़ उस ऐड को देख लिया करिए। पता नहीं क्या होता है, मुझे बहुत जानकारी नहीं है। खैर, यहाँ पर एक ज़रूरी बात यह है कि क्रम से राजपूत काल चल रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि क्रम से चीज़ों को मैनेज करते हुए चलिए, जिससे परीक्षा में कभी भी प्रश्न आता है तो आप वहाँ पर अपने आप को हल्का महसूस ना करें कि ये पोर्शन तो मैंने देखा ही नहीं, ये पोर्शन तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता। ठीक है, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है ईच एंड एवरी टॉपिक के बारे में जानकारी होना। चलिए, हम लोग 4 राजपूत वंशों को बहुत ही हल्के अंदाज में और बहुत ही सधे शब्दों के साथ समझ चुके हैं। अगले 2 राजपूत वंश यहाँ फिर हैं। मैंने बोला था एक कलचुरी है, त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश है, और एक परमार राजवंश है। दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोनों में ही कुछ चीज़ें अति महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में आती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है त्रिपुरी का कलचुरी वंश। तो मध्य प्रदेश का एरिया जो है, जबलपुर और उसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर एक त्रिपुरी स्थान हुआ करता था। तो वहाँ पर सत्ता जमाने में कलचुरियों ने सफलता प्राप्त करी और अर्जुन का इन्होंने अपने आप को वंशज कहा। अर्जुन हम लोग जानते ही हैं महाभारत में, तो अर्जुन का इन्होंने अपने आप को वंशज कहा। और कोक्कल प्रथम जो है, इन्होंने कलचुरियों की जो सत्ता है त्रिपुरी में एक हल्के अंदाज में जमाने में ये सफल हो गए। तो कोक्कल प्रथम ने संस्थापक कहलाएंगे। इसने चंदेल रानी नट्टा देवी से विवाह किया था, अर्थात कोक्कल प्रथम के समय चंदेलों और कलचुरियों के बीच वैवाहिक संबंध भी थे। उसका ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है कि इसने चंदेल रानी नट्टा देवी के साथ विवाह किया था। ऐसा कहा जाता है उनके 18 पुत्र थे नट्टा देवी के। तो कोक्कल के लिए ये जानकारी है, संस्थापक हैं, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शंकरगढ़ बालहर्ष युवराज प्रथम। देखिए, ये वो एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजाओं का क्रम वाला। तो कोक्कल प्रथम पहले हैं, शंकरगढ़, बालहर्ष और युवराज प्रथम, ये 4 दे सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोक्कल, शंकर, बालहर्ष और युवराज। इसमें युवराज प्रथम जो है, निसंदेह ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई क्वेश्चन इनसे आ भी चुका है। तो युवराज प्रथम के बारे में देख लेते हैं। कवि राजशेखर ने कुछ समय बिताया। ठीक है, तो कमेंट करिएगा, कवि राजशेखर किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो कवि राजशेखर ने कुछ समय बिताया और काव्य मीमांसा और विद्वशाल भंजे का ग्रंथ लिखे इनके दरबार में, और केयूर वर्ष की उपाधि दी गई किसको? युवराज प्रथम को। यहाँ पर पहले तो ये याद रखिए कि काव्य मीमांसा और विद्वशाल भंजे का ग्रंथ जो है वो राजशेखर ने किसके समय लिखे? युवराज प्रथम के समय। ये थे किसी और के दरबार में, ये आपको कमेंट करना है किसके दरबार में थे। यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण चीज जानने वाली है कि विद्वशाल भंजिका जो है, इसका प्रदर्शन कराया था युवराज प्रथम ने। प्रदर्शन कराने का मतलब यहाँ क्या था कि खुशी का एक उत्सव था, माहौल था। क्यों? क्योंकि युवराज प्रथम ने राष्ट्रकूटों पर विजय प्राप्त करी थी। उसके उपलक्ष्य में इन्होंने विद्वशाल भंजिका का प्रदर्शन कराया था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीएससी भी पूछ चुका है, तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि विद्वशाल भंजिका का जो प्रदर्शन है वो किसने कराया था? तो युवराज प्रथम ने कराया था राष्ट्रकूटों को पराजित करने के बाद। और केयूर वर्ष जो उपाधि है वो युवराज प्रथम की है, ये उपाधि भी आ चुकी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो युवराज प्रथम है ये शैव मत को मानते हैं और इन्होंने भेड़ा घाट में
64 योगिनियों का मंदिर बनाया था। ये आपको ध्यान आ गया होगा कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भेड़ाघाट में 64 योगिनियों का मंदिर किसने बनवाया था। तो युवराज प्रथम ने, जो कहाँ का राजा था, त्रिपुरी के कलचुगी वंश का राजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, याद रखिएगा। देखिए अब ये कलचुगी वंश है, इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको कम से कम ये तो मालूम हो जाएगा कि कल को कोई कुछ कहेगा तो आप ये मजबूती के साथ कह सकते हैं कि मैं राजपूत वंश मैंने पढ़ा हुआ है, मैं जानता हूँ राजपूत वंश के बारे में, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, उनके विदेशी भारतीय मतों के बारे में, राजवंशों के बारे में मुझे पता है, तो आप ये सब कह सकते हैं। तो क्रम से चीज़ों को प्लीज़ देखते चलिए। ये वीडियो नंबर 4 है, ठीक है, 3 वीडियो इससे पहले डाले जा चुके हैं, ध्यान से। तो ये है, अगले कौन है राजा, लक्ष्मण राज, युवराज द्वितीय, गांगेय, 3 ये क्रम में आ गए, लक्ष्मण राज, युवराज द्वितीय और गांगेय। गांगेय हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी भी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो गांगेय के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी शैली के सिक्के चलाए, इन्हीं ने जो लक्ष्मी शैली के सिक्के चलाए हैं उसको अनेक राजवंशों ने फॉलो किया। तो बैठी हुई लक्ष्मी प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे, ये भी पढ़ा चुका हूँ, इसको भी कमेंट करिएगा। तो लक्ष्मी प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे, गांगेय देव ने सबसे पहली बार, फिर अन्य राजवंशों ने इसकी नकल करी थी। अगला, वट वृक्ष के नीचे इन्होंने प्राण त्यागे। ये एक नया कॉन्सेप्ट गुप्त काल तक आते आते हमारे धर्म में जुड़ गया था कि लोगों में एक मान्यता आने लग गई थी कि संगम में अगर डूब के मरेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और वट वृक्ष के नीचे मरेंगे या वट वृक्ष से कूद कर संगम में कूदेंगे। एक समय था जब वहाँ पर वट वृक्ष हुआ करता था, तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो ये गुप्त काल के बाद बड़ा ही स्थापित हो गया ये कॉन्सेप्ट। बहुत सारे राजा हैं जिन्होंने वट वृक्ष से कूद कर संगम में और या डायरेक्ट जाके समाधि ले ली जल में, तो ऐसा उन्होंने किया। हम लोगों ने पीछे देखा ढंग ने ऐसा किया था, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वट वृक्ष के नीचे उन्होंने प्राण त्यागे। वट वृक्ष के नीचे प्राण त्यागने का मतलब है कि वट वृक्ष से इन्होंने कूद कर संगम में अपने प्राण दिए थे। तो अब इनका मानना था कि मोक्ष पा गए होंगे, तो भाई पा गए होंगे ऐसा हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लक्ष्मीकरण। गांगेय देव के बाद इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीकरण। ये अनवरत युद्धों में व्यस्त रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलाहाबाद को जीता, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बंगाल विजय करी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बंगाल से हमें इसके सिक्के भी प्राप्त होते हैं। और कलिंग विजय करी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कलिंग विजय किसने करी, लक्ष्मीकर्ण ने। और उसके बाद जब इसने कलिंग विजय करी तो इसने एक उपाधि ली, बहुत बड़ी उपाधि थी, क्या था, त्रिकलिंगाधिपति। तो त्रिकलिंगाधिपति उपाधि किसने ली थी, तो अब आप आंसर टिक कर सकते हैं, लक्ष्मीकर्ण ने। ये वो क्वेश्चन है जो आपको मेरिट में ऊपर ले जाएंगे। तो बहुत ही तसल्ली से ध्यान से चीज़ों को सुनते और समझते चलिए, नोट डाउन करिएगा। नहीं भी नोट डाउन कर पा रहे हैं तो बताइएगा, तो मैं नोट्स भिजवा दूंगा आपको। तो अगला है यशकर्ण। यशकर्ण राजा बने, यशकर्ण के बाद विजयसेन राजा बने। ये अंतिम राजा हैं कलचुगी वंश के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिएगा और अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद है मालवा के परमार वंश। तो हम लोग जानते हैं मालवा का पठार, मालवा का क्षेत्र, उज्जैन, धारा, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है मध्य प्रदेश का, जो उत्तरी और पश्चिमी एरिया है मालवा का, वो एरिया, वहाँ पर परमार राजा थे। तो आइए देखते हैं उनके में क्या इंपॉर्टेंट है। तो परमारों के लिए पहला इंपॉर्टेंट क्या है, राजपूतों के सामंत थे, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि अधिकतर जो राजपूत राजवंश हैं वो किसके सामंत रहे हैं, तो राजपूतों के सामंत रहे हैं, क्योंकि राजपूतों का अपना एक रॉयल टाइम रहा है इतिहास में। तो राजपूतों के सामंत रहे हैं। संस्थापक कौन है, उपेंद्र या कृष्णराज। याद रखिएगा, जो पहली बार सुन रहे हैं तो याद रखिएगा कि मालवा के परमार का जो संस्थापक है उसके 2 नाम मिलते हैं, या तो उसे उपेंद्र लिख देते हैं या कृष्णराज लिख देते हैं। तो निश्चित रहिएगा, अगर मान लीजिए, हालांकि इतना हल्का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, मैचिंग में भले ही आ जाएगा,
तो या तो वो उपेंद्र लिख के देगा या कृष्णराज लिख के देगा। तो ये निश्चित रहिए कि आप लोग सोचते हैं ना दोनों अगर ऑप्शन में, ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ऑप्शन में चीजें नहीं रहती हैं, एकदम निश्चित रहिए। तो या तो ये रहेगा। उसके बाद राजधानी क्या है, धारा है और उज्जैन। दो राजधानियां हैं, पहली राजधानी जो है वो उज्जैन ही रहती है, बाद में धारा हो जाती है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे धारा को राजधानी किसने बनाया, ठीक है। तो राजधानी हो गई। उसके बाद जो उपेंद्र हैं, जो संस्थापक हैं उपेंद्र, इनके दरबार में सीता नामक स्त्री रहती थी, एक विदुषी महिला थी सीता। तो अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछे कि विदुषी महिला एक सीता थी, वो किसके दरबार की शोभा बढ़ाती थी, तो आपका आंसर आ जाएगा उपेंद्र, मालवा के राजा उपेंद्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, राजाओं में देख लेते हैं। तो उपेंद्र और कृष्णराज जो है ये संस्थापक है, ठीक है। इसके बाद सीयक द्वितीय, सीयक सेकंड राजा बने। सीयक द्वितीय के बाद वाकपति मुंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा आपके लिए है वाकपति मुंज। अब वाकपति मुंज के लिए ये रेड में चीजें लिखी हुई हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। ध्यान से सुनेंगे तो काफी कुछ दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। तो वाकपति मुंज बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने त्रिपुरी को जीता। अब त्रिपुरी हम लोग देखिए यहाँ पे कलचुरी के त्रिपुरी हैं, यानी कि इन्होंने कलचुरियों पर विजय प्राप्त कर ली। क्लियर, क्योंकि मेन एरिया इन्होंने जीत लिया। तो त्रिपुरी को जीता किसने, वाकपति मुंज ने। कल्याणी के चालुक्य राजा तैलव द्वितीय को, ये तो आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा रखा होगा, है ना। तैलव द्वितीय किस वंश का राजा है, कल्याणी का चालुक्य। तो कल्याणी के जो चालुक्य हैं उनका राजा है तैलव द्वितीय। तो तैलव द्वितीय को 6 बार हराया, 6 बार हराया था किसने, वाकपति मुंज ने। लेकिन क्या हुआ, 7वीं बार मुंज हार गए और मार दिए गए थे। तैलव द्वितीय ने 7वीं बार जब युद्ध हुआ तो कूटनीति का सहारा लेकर मुंज को पराजित कर दिया। न केवल पराजित किया बल्कि मुंज को मार भी दिया। तो 7 बार युद्ध किससे हुआ था मुंज का, कल्याणी के चालुक्य राजा तैलव द्वितीय से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे तो ऐसी प्रबल संभावना है कि ये रिसेंटली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला, मुंज को सरस्वती वरद पुत्र कहा जाता है। मुंज निसंदेह एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, अभी आप लोग आगे जानेंगे। उन्हें सरस्वती वरद पुत्र यानी कि सरस्वती के वरदान से उत्पन्न संतान, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सरस्वती वरद पुत्र कहा गया है। किसको कहा गया है, मुंज को कहा गया है। तो ये पॉइंट भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद मुंज प्रतिदेश व्यवस्था, ये भूगोल पर एक ग्रंथ है जो किसने लिखा, वाकपति मुंज ने। मुंज प्रतिदेश व्यवस्था भूगोल पर ग्रंथ है, वाकपति मुंज ने लिखा। इन्हें कविवरस या कविमित्र कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसे करेक्टर हैं जैसे युवराज प्रथम हो गए, लक्ष्मीकर्ण हो गए, वाकपति मुंज हो गए। ये ऐसे करेक्टर हैं कि जब इनसे क्वेश्चन बनेगा तो वो इस तरह का भी क्वेश्चन बना सकता है कि वाकपति मुंज के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए, 1 2 3 4। तो आपको बहुत जरूरी है इनके बारे में 3 3 4 4 5 5 पॉइंटों को जानना। तो इसीलिए मैं इतने पॉइंट आपको दे भी रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो इन्हें कविवरस कविमित्र कहा गया है, किसको, वाकपति मुंज को। वाकपति मुंज के बाद सिंधुराज राजा बने हैं। सिंधुराज जो है इनकी उपाधि थी नवसाहसांक जो है ये सिंधुराज को कहा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूँ ये भी डीप क्वेश्चन है। जब भी अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि जिसने नहीं देखा होगा वो या तो मुंज को टिक करेगा या परमार भोज को टिक करेगा। सिंधुराज को बहुत कम लोग टिक करेंगे, आप लेकिन पढ़ चुके हैं तो अब आप सही को टिक करिएगा। तो नवसाहसांक एक ग्रंथ है पद्मगुप्त का, तो नवसाहसांक में जो नायक है वो सिंधुराज है। क्लियर, तो याद रखिएगा। उसके बाद भोज परमार, मैंने कहा था कि एक मिहिर भोज है जो हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा, मिहिर भोज। तो और ये है परमार भोज।
मैंने कहा था वो महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण है। तो भोज परमार है। भोज परमार ने सबसे पहला काम क्या किया कि भाई जो तैलप द्वितीय ने कलाकारी करी थी, ठीक है, परमार भोज के चाचा जो मुंज हैं, ये मुंज जो है ये चाचा हैं और परमार भोज जो हैं ये भतीजे हैं। तो चाचा की मौत का बदला लिया था, तो तैलप द्वितीय को मार दिया। सबसे पहला काम इन्होंने ये किया। उसके बाद आनंदपाल राजा है, अभी हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। आनंदपाल को गजनवी के विरुद्ध सेना दी थी। ये काम परमार भोज ने बहुत बड़ा किया, गजनवी के विरुद्ध सेना भेजी। याद रखिएगा किसने किसने तुर्कों के विरुद्ध सेना भेजी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उज्जैन के स्थान पर धारा को राजधानी बनाया, ये मैं आपसे कह रहा था, दूसरे नंबर पर धारा राजधानी बन जाएगी। तो इन्होंने उज्जैन के स्थान पर धारा को राजधानी बनाया। परमार भोज के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, आप लोगों ने भी सुन रखे होंगे। उन ग्रंथों में है सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, आयुर्वेद सर्वस्व, कृत्यकल्प तरु। तो यहाँ पे मैंने दो को अंडरलाइन कर रखा है, सम्रांगण सूत्रधार और कृत्यकल्प तरु को। इन दोनों ही ग्रंथों में झीलों का, तालाब का, नहरों का बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है। तो अगर आपसे पूछे भोज परमार की किस रचना में झीलों तालाबों का सुंदर वर्णन किया गया है, तो वहां पर या तो सम्रांगण सूत्रधार ऑप्शन में होगा या कृत्यकल्प तरु ऑप्शन में होगा। क्लियर है? अगर 1 2 3 4 करके ऑप्शन हो तो इन दोनों को ही चुन लीजिएगा, 1 2 हो या 2 4 हो या 1 3 हो, जो भी हो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूं ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, भोज ने शैव धर्म पर ग्रंथ कौन सा लिखा? तत्व प्रकाश। ये आप जानते हैं, मेरे ख्याल से तो ये हर परीक्षा में आ चुका है, कोई भी परीक्षा हो, IAS से लेकर और नीचे तक कोई भी परीक्षा हो, तत्व प्रकाश ग्रंथ पूछा जा चुका है। किसका है? भोज परमार। क्लियर? उसके बाद भोज के मरने पर कहा गया धारा निराधार हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा कि धारा निराधार हो गई किसकी मृत्यु पर कहा गया था? तो भोज परमार की मृत्यु पर कहा गया था। धारा निराधार हो गई, उसका बेस चला गया। अच्छा, अच्छी लाइन है। उसके बाद भोज ने भोज सागर झील, भोजपुर नगर इस प्रकार के निर्माण कार्य कराए। उसके बाद चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर किसने बनवाया था? तो भोज परमार ने। ऑप्शन में मेहर भोज भी रहेंगे, ठीक है। मेहर भोज के लिए मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। ग्वालियर प्रशस्ति है, और मैंने बताया था कि गुर्जर प्रतिहार राजा है ना, तो मैंने ये भी बताया था कि प्रभास और आदिवराह उनकी उपाधियां हैं। तो कहने का मतलब कि उनके लिए 2 ही 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनके लिए देखिए कितने सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया, शारदा मंदिर बनवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी दीवारों पर कूर्म शतक जो है उसकी रचनाएं टंकित हैं, ठीक है। उसके बाद धारा का लौह स्तंभ भोज ने ही बनवाया था। धारा का लौह स्तंभ, धारा है तो धारा का राजधानी बनाई है, तो लौह स्तंभ भी यही बनवाएंगे। भोज की सभा में 500 विद्वान थे, आईने अकबरी इस बात का उल्लेख करता है। अब सोचिए कि कब की आईने अकबरी है और कब के राजा भोज है। तो जो आईने अकबरी है, अकबरनामा है, हम लोग जानते हैं कि 3रा अध्याय है जिसे आईने अकबरी कहते हैं। तो उसमें भोज के बारे में चर्चा की गई है कि उनकी सभा में 500 विद्वान रहा करते थे। शायद यही कारण है कि अकबर के दरबार में भी विद्वानों की एक लंबी श्रृंखला हमें देखने को मिलती है, चाहे वो चित्रकार हों, चाहे विद्वान हों, चाहे स्थापत्य से जुड़े लोग हों। तो बहुत सारे लोगों को अकबर ने संरक्षण दे रखा है। और उसके बाद 1305 में मालवा पर अलाउद्दीन ने कब्जा कर लिया। मैं एक बात लगातार कह रहा हूँ कि राजपूत वंश में जिस वंश का जहां पर भी शासन है, उस क्षेत्र पर अंततः इस्लाम की सत्ता आ जाएगी, क्योंकि राजपूतों के बाद इस्लाम की सत्ता ने ही अपनी स्थापना करी थी। तो राजपूत काल कंटिन्यू है, अभी भी 1-2 बाकी हैं राजवंश। तो क्रम से चीज़ों को देखते चलिए, सहयोग बनाए चलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।